हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 10 जून 2020 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बातें करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ इसमें से ज़रूरी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट ने अब एक अपनी नई राजधानी जो कि एज अ समर कैपिटल कह रहे हैं उसको बनाया है, तो गैरसैंण को चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसको डिक्लेयर किया है गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने। उत्तराखंड, जैसा कि हम जानते हैं कि ये राज्य 2000 में यूपी से अलग होकर के बनाया गया था नवंबर के मंथ में, और ये इस तब 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस वक्त जो राजधानी बनाई गई थी वो थी देहरादून, लेकिन शुरुआत से ही इस पे राजधानी को अलग कुछ बनाने की बात करी जा रही थी। जैसा कि हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं तो यहाँ पे ये रीजन कुमाऊं कहलाता है और ये जो रीजन है बाकी का ये गढ़वाल कहलाता है। तो यहाँ की जो जनमानस था वो ये कह रहा था कि कोई ऐसी कैपिटल रखिए जो कुमाऊं और गढ़वाली दोनों के आसपास का क्षेत्र हो। तो चमोली के आसपास का ये जो गैरसैंण था इसको पहले ही शुरुआत कर रखी जा रही थी कि गैरसैंण को ये बना दिया जाए, लेकिन देहरादून को बनाया गया। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो फिलहाल में है बीजेपी की सरकार, जिसकी सीएम हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने समर कैपिटल के रूप में चमोली के अंतर्गत गैरसैंण को इंट्रोड्यूस किया है। बात करें अगर एनवायरनमेंट की, कंजर्वेशन की, तो यहाँ पे देखते हैं कि राज्य में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इसके बाद बात करें अगर नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड स्टेट का पहला और कह सकते हैं देश का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में करी गई थी जिम कॉर्बेट के नाम पे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आता है वो नंदा देवी आता है, और तीसरा वैली ऑफ फ्लावर ये चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करी जाए, वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एमपी में एक नदी है सोन रिवर, जिसे हम सोन नदी भी कहते हैं। ये अमरकंटक से ये निकलती है और पटना के आसपास जा करके ये गंगा में मर्ज हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्यूटेड बन सकता है, जो कि कंफ्यूज करने वाला हो सकता है बच्चों में, कि सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो एक जवाब समझ में आएगा कि हो सकता है कि ये सोन नदी की बात हो रही हो और एमपी को मार्क कर सकते हैं लोग। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। आगे बात करते हैं, एक और खबर आ रही है। इसरो और एरीज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने एक MOU साइन किया है जो कि टैकल करेंगे स्पेस में फैले हुए डेब्रिस यानी कूड़े को। देखिए, जितनी भी वर्ल्ड में स्पेस एजेंसीज हैं वो अपने सैटेलाइट्स, अपने स्पेसशिप्स, अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए स्पेस में भेजती हैं कि उनका कम्युनिकेशन सही रह सके, इजी वे में हो सके। ऐसे में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो सैटेलाइट्स होते हैं या ये इक्विपमेंट्स होते हैं ये फिर वर्क नहीं करते हैं और इनको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है स्पेस में। ऐसे में ये डिब्रिस फॉर्म में पूरे स्पेस में एज इट इज़ उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी कोई नया सैटेलाइट होता है जो इनके मार्ग में आता है वो इससे प्रभावित हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। ऐसे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एरीज ने ये MOU साइन किया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मिल करके प्रॉब्लम को निजात पाने की कोशिश की जाए। आगे बात करते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया है कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज को। ये भारत का पहला कोल ट्रेड एक्सचेंज सेंटर होगा। देखिए, तो 2018 और 19 के डाटा के अनुसार इंडिया ने विश्व में कोल को इंपोर्ट किया है जो वो लगभग 1.7 लाख करोड़ के आसपास था। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है हमारी GDP में अगर देखा जाए तो। अब अगर बात करी जाए तो भारत के पास वो 5वें नंबर पे है एज अ रिजर्व के रूप में, यानी कि विश्व में 5वां स्पॉट आता है भारत का रिजर्व के रूप में, जो कि लगभग 7% के आसपास कोल को कवर करता है विश्व का। और वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कोल का भारत। ऐसे में भारत अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है कोल को हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी ये विदेशों में चला जाता है,
और हमारे इंडिया के सोशल वेलफेयर स्कीम्स में ये यूटिलाइज नहीं हो पाता है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने कोल एक्सचेंज की शुरुआत करी है और 17 मई को इसकी बात कही गई थी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले सालों में 2023 और 24 तक हम लगभग 0% कोल इंपोर्ट करेंगे विदेशों से। यानी कि इसे क्या करना है, इस इंपोर्ट को हमें ज़ीरो पे लाना है। इसलिए कोल एक्सचेंज की शुरुआत करी गई है और यहाँ पे जो मोनोपोली रहेगी गवर्नमेंट की वो ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पूरी तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोल सेक्टर का एक तरीके से बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया है कि वो अब पूरी तरीके से कोविड-19 पैंडमिक से फ्री हो चुका है, क्योंकि पिछले लगभग 17 दिनों से अभी न्यूजीलैंड में कोई भी ऐसा नया केस नहीं आया है। यूरोपियन अगर कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्लोवेनिया पहली कंट्री थी जिसने अपने आप को ऐसा इंट्रोड्यूस किया था, और ओशियाना में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें से अब न्यूजीलैंड भी अब शामिल हो चुका है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब। इन्होंने इसको लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को, और आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी जाएगी और ये इसी के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। यहाँ पे एक पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है जो कि टोटल पूरी तरीके से सेफ डिस्पोजल होगा इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट को, क्योंकि ये टॉक्सिक वेस्ट अगर अर्थ में जाते हैं तो अर्थ की फर्टिलिटी को स्पॉइल कर देते हैं। अगर पानी में मिलते हैं तो पानी में ये वहाँ पे टॉक्सिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और पानी भी पीने के योग्य नहीं होता है। इसलिए इस तरीके की पहल की शुरुआत करी गई है जो अपने आप में एक मिसाल साबित हो सकती है। आगे हम लोग बात करें तो 6th मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि एक साथ कई स्पीसीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी विलुप्ति की कगार पे आ जाना। प्रेजेंट फॉर्मेट में 6th मास एक्सटिंक्शन अपने फेज़ में चल रहा है, यानी कि इस वक्त वर्ल्ड में 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परमानेंट होगा, यानी कि इससे पहले जितने भी मास एक्सटिंक्शन हुए 1 से लेकर के 5th तक, अब तक वो परमानेंट नहीं थे, यानी कि वो टेम्पररी बेसिस पे थे, यानी कि उसमें रिवाइवल पॉसिबल था। यानी कि जो भी जीव जंतु इसमें ख़त्म हो रहे थे वो कुछ समय के बाद म्यूटेट करके या ट्रांसफॉर्म होकर के किसी एक नई फॉर्मेशन में इस धरती पे, इस पृथ्वी पे वापस मिल रहे थे या आ जा रहे थे। लेकिन अभी प्रेजेंट फॉर्मेट में जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये एक रिपोर्ट दे रही है PNAS के अनुसार। PNAS अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से, जिसने अपनी जर्नल में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका, ओशियानिया जैसे जो देश हैं वो वहाँ पे 515 स्पीसीज़ के आसपास की जो तादाद है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार के दहलीज तक पहुँच चुकी है। इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत ह्यूमंस के मॉडर्नाइज होने की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। लगभग 11,000 सालों से ह्यूमन की अगर बात करी जाए, हम इंसानों की बात करी जाए, तो हम लोग 11,000 सालों से सिविलाइज्ड हो रहे हैं। यानी कि एक बड़े पैमाने पे हम लोग धीरे धीरे कल्चर की तरफ बढ़ते हुए सिविलाइज्ड हो रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों ने खेती करी, खेती के बाद धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, ग्रामीण परिस्थितियाँ बनी हर तरीके से। तो ऐसी स्थिति में हमने फॉरेस्ट काटे खेती करने के लिए, फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। तो ऐसे आधार में क्या चीज़ स्पॉइल हुआ, हमारे डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल रहा, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो गया। और इसी की वजह से 6th मास एक्सटिंक्शन अपने फेज़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज़ लगभग पिछले 10,000 सालों में पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट एक चीज़ और भी कह रही है कि अभी भी अगर इसको बचाया जा सके, इसको रोका जा सके, तो टोटल पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बैन कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आइए इसको जरा सा इस मैप से समझते हैं कि 1970 तक लगभग हम लोगों ने 52% बर्ड की प्रजाति, मैमल्स की प्रजाति, फिश की प्रजाति
हम लोगों ने पूरी तरीके से खो दी है, जो कि अब कभी भी रिवाइवल नहीं हो सकती, यानी कि वो स्पीसीज अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, जिसमें से 39% तो लैंड बेस्ड स्पीसीज हैं, यानी कि जो पृथ्वी पे चलते हैं या रहते हैं, 39% के आसपास मरीन स्पीसीज है और 76% के आसपास फ्रेश वाटर स्पीसीज है। और ये रहा फर्स्ट से लेकर के 5th फेज तक का पूरा मास एक्सटिंक्शन। आगे हम लोग बात करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है राज कौशल पोर्टल। ये पूरी तरीके से कह सकते हैं तो ऑनलाइन राजस्थान लेबर एक्सचेंज पोर्टल के रूप में काम करेगा। देखिए, जितने भी माइग्रेंट्स थे या जितने भी लेबर्स थे राजस्थान गवर्नमेंट के, वो अब अपने अपने राज्यों तक पहुंच रहे हैं और राजस्थान में भी एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है वहाँ के नेटिव्स लेबर्स की। इनकी जॉब की जिम्मेदारी, इनकी एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी राजस्थान गवर्नमेंट को टैकल करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कोविड बीप नाम का ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने और इस ऐप को डेवलप किया है ESIC एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, IIT हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कोविड बीप को डिज़ाइन किया है। ये भारत का पहला इंडिजिनियस, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, ये पहला एप्लीकेशन है जो वायरलेस तरीके से पेशेंट की जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी वो एप्लीकेशन के माध्यम से देखी जा सकती है। जैसे कि बात करें कि ECG या फिर उसकी रेस्पिरेटरी रेट, उसकी हार्ट रेट, उसके ब्लड प्रेशर को इस ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। और ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में, वो हेल्थ वर्कर्स को ना हो पाए। आगे बात करते हैं हम लोग, उड़ीसा ने डिक्लेयर किया है वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य के संगीत या एंथम के तौर पे। मई 30 तारीख को उड़ीसा के रहने वाले जो लोग थे, उड़िया पीपल्स थे, उन्होंने वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को गाया था कोविड-19 के वॉरियर्स के लिए। और इसी को आधार मानते हुए यहाँ के जो CM हैं नवीन पटनायक साहब, इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ स्टेट सॉन्ग। इस सॉन्ग को लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने लिखा है। ये पहली बार 1912 के उत्कल सम्मेलन में इसको गाया गया था। लगभग 11 राज्यों में अपने स्टेट सॉन्ग्स पहले से ही हैं, जैसे आसाम, बिहार, MP, अब उड़ीसा भी उनमें शामिल हो चुका है। तो ये रही 10 जून की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी और यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।